किस किस्म की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली एंड इन द एंड वो जो एक हग आपको नजर आई है दैट टेल्स यू स्टोरी कि कितनी सिग्निफिकेंस थी इस इनिंग्स की। 195 फॉर 4 वेस्ट इंडीज ने बैटिंग अच्छी की, चेज ने अच्छे रन्स दिखाए 40 इन 25 बॉल्स, होल्डर कंट्रीब्यूटिंग 37 नॉट आउट और पावल ने भी जो है कंट्रीब्यूट किया। इस तरह से उन्होंने 195 बनाया अपने 20 ओवरों में और अच्छा था और उम्मीद ये थी कि वो उनको तो यही उम्मीद थी कि वो डिफेंड कर सकेंगे। लेकिन इंडिया की बैटिंग में इतने ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं। संजू सैमसन वाज द पिक ऑफ द बैटर्स टुडे, 97 नॉट आउट इन जस्ट 50 बॉल्स। तिलक वर्मा 27 इन 15, सूर्या कुमार यादव, बाकी सब ने अपनी अपनी चिप इन किया, कैमियोज प्ले किए, लेकिन द मैन ऑफ द मोमेंट संजू सैमसन वन इट फॉर इंडिया बाय 5 विकेट्स। और अब जो है हमारी ग्रुप स्टेज खत्म हो चुकी हुई है क्योंकि साउथ अफ्रीका एंड इंडिया आर द टू टीम्स टू गेट थ्रू। वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे आर आउट और आगे अब हम वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेमीफाइनल्स दैट वी हैव गॉट लाइंड अप, जिसमें के है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड व्हिच विल बी ऑन द 4th ऑफ मार्च और ये होगा कोलकाता में। और उसके बाद होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो कि होगा 5th ऑफ मार्च को और ये होगा मुंबई में। उसके बाद होगा फाइनल which will be on the 8th of March depending on who the winners are. Hello and welcome back to Game On है। Great win by India, a huge congratulations to them। एक बार फिर से उन्होंने सेमीफाइनल जो है रीच किया है। रिमेंबर T20 वर्ल्ड कप जो कि यूएसए कैरिबियन में हुआ था 2024 में वो जीते थे और काफ़ी हमने देखा है आफ्टर कोहली के बाद, शर्मा के बाद काफ़ी उनकी चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन वो रिसोर्सेज भी डिलीवर कर रहे हैं। दैट्स द स्टोरी ऑफ द डे। संजू सैमसन वाज द पिक ऑफ द बैटर्स। जैसे हमने कहा था, अपने को होस्ट को इंट्रोड्यूस करती हूँ, सिकंदर बख्त। सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? प्रेडिक्शंस तो आपकी प्रेडिक्शन आज मेरा ख्याल गलत गई है, आपने वेस्ट इंडीज़ किया था। प्रेडिक्शन तो देखिए, मैं टीम को सपोर्ट करता हूँ, जिम्बाब्वे मैंने उधर प्रेडिक्शन की थी। वेस्ट इंडीज़ मैं चाहता था जिस तरह से वो खेलता हुआ आ रहा है इस वर्ल्ड कप में, एक लग रहा था कि आज चैलेंज देगा, दिया किसी हद तक बैट के साथ, लेकिन बॉलिंग में ऑफकोर्स जो आपने बात की संजू सैमसन की, आई थिंक एज एन इंडिविजुअल उनके जिस कामनेस के साथ, जिस फोकस के साथ उन्हें चेस किया, मज़ा आया देख के ऐसी एक इनिंग्स को। आई मीन थॉरो प्रोफेशनल, एब्सोल्युटली अमेजिंग। चले पैनलिस्ट से पूछते हैं कि उनको कितना मज़ा आया चेज देखने में। वी हैव गॉट विद अस सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज़, सना मीर एंड उमर गुल। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हफीज़, एक और सेमीफाइनल फॉर इंडिया। जब हम चेस की बात करते हैं तो शुरू में जो एक बात मैंने मेंशन भी किया, हर दफ़ा कोई ना कोई और इनके लिए हाथ खड़ा करता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा और चेस करूंगा। हमने तिलक वर्मा को भी देख लिया, संजू सैमसन ने आज कर लिया, पहले विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे। एक लगता है कि एक उनका एक सिस्टम है जो बस चलता आ रहा है। क्या कहेंगे उनकी आज जीत के ऊपर? जी, देखने को भी अच्छा लगा और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के दिखाई गई उससे और ज़्यादा खुशी हुई कि जब आप सिस्टम के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जब आप अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो आप किसी प्लेयर के मोहताज नहीं होते। फिर प्लेयर मोहताज होता है और अपने गेम को रेडी करके उस जगह पे आके जो है परफॉर्म करता है। विराट कोहली गए, रोहित शर्मा गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तिलक वर्मा आ गए और संजू सैमसन आ गए। तो हमने देखना यह है कि किसी की कामयाबी की कोई राइट रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटिंग द कंट्री जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जिसके मुताबिक उसका प्लेयर रेडी हो रहा है, ये वो प्रोडक्ट है। और आज मुझे जो संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि जितने वो हंगर उन्होंने शो की, जितनी कामनेस शो की, जितनी गेम अवेयरनेस शो की, किसी मौके पे मुझे नहीं लगा कि उन्होंने अपनी कामनेस को छोड़ा हो। और ये कामनेस तभी आती है जब आपको अपनी गेम पे पूरा ट्रस्ट होता है, जब आपने डे इन डे आउट आपने इस तरह की परफॉर्मेंसेस देने की प्रैक्टिस की हो और आपका कंट्रोल हो अपनी गेम के ऊपर, आपकी गेम सॉर्टेड हो टू प्ले समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि उनकी गेम अवेयरनेस और उनकी जो ओवरऑल उनकी कामनेस थी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आखिरी ओवर तक ही वॉज इन टोटल कंट्रोल, ही वॉज नॉट शोइंग एनी इमोशंस। कहीं पे भी मुझे अंडर प्रेशर नहीं लगे, क्योंकि आप सोचें कि एक स्टेज ऐसी थी कि अगर ये वाला मैच ये ना जीत पाते तो ये वर्ल्ड कप से बाहर थे। तो कितनी बड़ी स्टेक उनकी जो थी वो ऐसी लगी हुई थी कि अगर वो ना कर पाते, और टोटल कितना था 196, नॉट ए इजी टारगेट टू चेज ऑन, लेकिन उनकी कामनेस, कंट्रोल और उनकी जो हंगर थी, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। और मुझे याद आ रहा है कपिल देव साहब, ग्रेट ऑफ द गेम, वो मुझे मिले और वो हमेशा इसकी तारीफ करते थे कि बाकी सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन जो संजू सैमसन है ना वो कुछ स्पेशल प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी बात में मुझे आज वो झलक भी नजर आई। हमने पहले भी देखा हुआ है
लेकिन जब इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर आपकी तारीफ कर रहा है और फिर आप ऐसी इनिंग्स खेल के दिखा रहे हैं, वेरी वेरी स्पेशल। ठीक, आज मैं एक सवाल सोच ही रहा था कि सेमीफाइनल्स में शायद कोई सब कॉन्टिनेंट की टीम ही ना आए और ये सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, लेकिन हुआ, एक टीम आई सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया क्वालिफाई कर गई। संजू सैमसन की सब बात कर रहे हैं जिस तरह की उन्होंने इसके लिए, ये पहली चॉइस नहीं थे इंडिया के 11 की, और जब इनको मौका मिला तो एक ऐसा एक इमेज हुआ कि इन्होंने उस चीज़ की वरी नहीं रखी कि मैं पहली चॉइस नहीं, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया दोनों हैंड से और ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि अब जो बैठे हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स में वो इनको हटाने का नहीं सोच सकते। देखिए, आपने कहा पहली चॉइस नहीं थी, ये दूसरी चॉइस थी, बट मैं ये समझता हूँ कि जब आप जस्टिस कर रहे होते हैं ना, जो जिस एक मेरिट पे आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं और जो बेंच पे भी बैठा होता है उसको पता होता है कि यार ये मेरे से पहले आया हुआ है और मैं क्यू में लगा हुआ हूँ, तो वो अपने आप को सेकंड ऑप्शन नहीं समझता, वो अपने आप को टॉप क्लास प्लेयर ही समझता है और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसको उसी तरह ही ट्रीट करता है कि ये टॉप क्लास प्लेयर है। बट क्योंकि इससे पहले जो आया हुआ है वो क्यू में पहले था, उसकी अपॉर्चुनिटी पहले बनती है। जब आप मेरिट पे अपॉर्चुनिटी देंगे तो जो बाहर पीछे बैठा हुआ है वो भी कॉन्फिडेंट रहता है, काम रहता है, रेडी रहता है कि मेरी जब आएगी बारी तो मैं सेकंड ऑप्शन नहीं हूँ, मैं फर्स्ट ही ऑप्शन हूँ, बट आई एम सेकंड इन क्यू। तो वो सेकंड इन क्यू था, तो जो सेकंड इन क्यू था उसने आज आपको जिस किस्म का डिस्प्ले किया है, आई थिंक सबसे जो बेहतर चीज़ मुझे लगी उसकी जो शॉट सिलेक्शन थी और उसमें शॉट सिलेक्शन में जो परफेक्शन थी और परफेक्शन के साथ जो कन्विक्शन थी और कन्विक्शन के साथ जो उसने बिल्कुल ऑल द वे गया है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम और उसने बताया। बट अगेन मैं इस बात पे ख़त्म करूँगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोच पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपने किसी को लाइन में लगाया हुआ है, क्यू में लगाया हुआ है और मेरिट पे आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो बाहर बैठा हुआ है उसके जहन में कभी भी ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि मैं सेकंड हूँ, सेकंड ऑप्शन हूँ। उसके जहन में सिर्फ ये होना चाहिए आई एम द बेस्ट। हाँ, मैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी के एतबार से मैं क्यू में लगा हुआ, जब मेरी बारी आएगी मेरा कोच, मेरा कैप्टन मेरे पे इतना बिलीव रखता है कि मैं वो काम कर सकता हूँ। आज उनकी ट्रीटमेंट पे उसने जो एग्जीक्यूशन किया वंडरफुल, जितनी तारीफ की जाए कम है। सना, उनके ना पोस्ट मैच इंटरव्यू जब उनका हुआ तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि आपको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, आप बाहर भी रहे हैं टीम से, इसने तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं 10 साल से टीम के साथ हूँ और मैंने कोहली और रोहित शर्मा को चेज करते हुए देखा है, डूइंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। तो वही वाली बात कि वो खेल नहीं रहे थे लेकिन उनके सामने वो एक एग्जाम्पल्स थे जिनसे उन्होंने सीखा। आई मीन फॉर हिम टू मेक दैट स्टेटमेंट इन द पोस्ट मैच, इट टेल्स यू अबाउट हिज थॉट प्रोसेस, हिज लर्निंग एबिलिटी। क्या कहेंगी ये कितना ज़रूरी होता है एज अ प्लेयर? आई मीन यू कैन टॉक अबाउट हिज इनिंग्स एज वेल, बट ऑल्सो कि आप सीखें चीज़ों से, अपने इर्द गिर्द चीज़ों से, ऑब्जर्वेशन वगैरह इन चीज़ों से सीखें। देखिए, ये जो टीम स्पोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा, टीम स्पोर्ट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, रोल मॉडल्स की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है और इसीलिए मैं बार बार ये बात करती हूँ कि हम अपने प्लेयर्स की ट्रीटमेंट बेहतर करें, क्योंकि जब बोर्ड आपके प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देता है, कोचेस आपके प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, जूनियर्स अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, वो एक माहौल ऐसा क्रिएट करता है कि हर बंदा सिक्योर फील करता है। जब आप अपने ही सीनियर्स को उठा उठा के बुरी तरह ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, हर एक के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होनी शुरू हो जाती है। सो जब आप सिक्योर जगह से आ रहे होते हैं तो आप दूसरे की तारीफ भी करते हैं, ऑब्जर्व करने की भी कैपेसिटी में, वही सर्वाइवल मोड से निकल के आप थ्राइविंग मोड में चले जाते हैं। तो आप कोहली को देख लें, रोहित को देख लें, उन्होंने अपने टर्म्स पे T20 क्रिकेट छोड़ी है। बीच में बड़ी बात हुई उनके ऊपर भी, करना, खेलना चाहिए, किस नंबर पे खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, बट अपने टर्म्स पे वर्ल्ड कप जिता के वो लोग गए वहाँ से और वो एक प्रॉपर सेंड ऑफ हुआ अपने सीनियर प्लेयर्स का। वेट किया उन्होंने भी, बहुत अरसा वेट किया उस ट्रॉफी को उठाने के लिए और बोर्ड ने भी वेट किया कि ये हमारे सीनियर प्लेयर्स उसको करें। और उसके बाद जैसे संजू सैमसन की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिस वक्त आप वेट कर रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करना, कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना। और इसमें डेफिनेटली मैं सबको ही क्रेडिट दूंगी जो उनके सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग, बट सबसे बड़ा क्रेडिट इस प्लेयर को खुद आता है, क्योंकि आप अपने माइंडसेट पे काम करते रहें, आप इस बात पे यकीन रखते रहें कि जब मुझे जितना मिलेगा मेरे हिस्से का वही है और मैंने उसी में बेहतरीन परफॉर्म करना है। तो
तो तभी ऐसा माइंडसेट आता है। और पिछले मैच में भी और कोई एक्सक्यूजेस नहीं सना कोई कि जी excuses मुझे आज मौका दिया, पहले नहीं दिया, ये वही हम सुनते रहे ना। बिल्कुल, और हम तो आज इस इनिंग्स को देख रहे हैं, हम कह रहे हैं बहुत स्पेशल है। मेरे लिए स्पेशल ये था कि जब पहली बार ही आए इस वर्ल्ड कप में, पहली बॉल खेलने, इन्होंने बैकफुट पंच पे एक सीधा छक्का मारा था। दैट इज हाउ ही स्टार्टेड हिज वर्ल्ड कप। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी विकेट की परवाह ना करें, आप ये देखें कि मेरी टीम की क्या रिक्वायरमेंट है और अपने आप को बैक करें अपनी स्किल को। आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस। उमर, मैं आपके पास आऊँगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं 2 बैटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे पूछ लेते हैं, या मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, ओपनिंग बैटर हैं। ये जो अभी बात सारी चल रही थी संजू सैमसन की इंक्लूजन 11 में, ये बाय एक्सीडेंट नहीं हुई, ये ड्यूरिंग द टूर्नामेंट उनके कोचेज़ ने या सपोर्ट स्टाफ ने जिसने भी डिसाइड किया कि हमें एक सर्टन चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे तिलक को 3 से 5 पे लाए, उसने हार्दिक के साथ 5 नंबर पे परफॉर्मेंस दी, 84 रन की पार्टनरशिप की, ईशान किशन को 3 पे लिया और संजू को अकोमोडेट किया, लेके आए। हम पूरे टूर्नामेंट में सुन रहे थे बात जहाँ आप बोलते हैं कि प्लेयर के साथ एक उसके रोल के डेफिनेशन उसको होनी चाहिए, सर्टन फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश है कि नहीं है, कि मैं किसी प्लेयर्स को बीच टूर्नामेंट में कह रहा हूँ कि तुम अब सीधा 3 से 5 पे खेलोगे, और क्या वो रेडी है उस चीज़ के लिए? नहीं, ये चेंज उन्होंने किया और ये चेंज उनके काम आया। तो आई थिंक कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि प्लेयर को उसके कंफर्ट जोन से ना निकालें और उससे नए जो उससे आप जॉब दे रहे हैं उससे क्या वहाँ परफॉर्म भी करो। जो प्लेयर कंफर्ट जोन में रहेगा वो कभी मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा। आपको मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होती है। जो भी टीम उसके ऊपर बेस करती है, जो भी प्लेयर उसके ऊपर अपनी गेम को खड़ा करने की कोशिश करता है या उसके ऊपर स्टैब्लिश होने की कोशिश करता है, उसकी ग्रोथ नज़र आ रही है। आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं, वहाँ के जो पहले 6 प्लेयर्स हैं उनकी अपनी गेम की इम्प्रूव करने की उन्होंने खुद कोशिश की। सपोर्टिंग स्टाफ एक सर्टन हद तक आपको पूरी सपोर्ट करता है, सिस्टम हमेशा आपको सपोर्ट करता है किसी ना किसी जगह पे। लेकिन क्या मैं रेडी हूँ या मैं ब्लेम जोन में रहना चाहता हूँ? आज अगर संजू सैमसन 10 साल के अंदर अपनी ग्रोथ की बात कर रहा है और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर रहा है और बता रहा है कि मैंने उनसे सीखा, इट शोज द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड हिज पॉजिटिवनेस कि उसने कितने अपने मोमेंट का इंतज़ार किया और उस इंतज़ार में वो नेगेटिव नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा कि जी मुझे चांसेस नहीं मिल रहे, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं कुछ अरसे तक अपने आप को छोड़ दूंगा जब तक ये सेटअप रहेगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो भगोड़े होते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। जो ईमानदार इंसान होगा, जो इस क्रिकेट से कुछ सीखना चाहेगा, वो इस तरह की परफॉर्मेंस देके दिखाएगा। आप मेरा सवाल समझ गए होंगे मैं क्यों मैं पूछ रहा सब था समझता हूँ, इसलिए कि आपको जो ये जवाब रिजिडनेस के बीच टूर्नामेंट में आपने चेंज नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। सिर्फ 30 सेकंड में 2 टॉप ऑर्डर होते हैं ना, उनको आप नीचे जब करते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उससे जो नीचे वाले आते हैं ना, उनको आप में एक शिफ्ट कर सकते हैं, वो हो जाते हैं। 3 पे था, 5 पे है। हाँ वही ना, ऊपर वाली जो 2 होते हैं ना वो तकरीबन काफ़ी फिक्स होते हैं, वो उनको आप नीचे लेके आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। नीचे वाले जो है ना उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आप उनको फ्लोटर ऊपर नीचे फिट इन कर सकते हैं। आप हेड कोच रहे हैं, अगर आपकी टीम को फ़ायदा हो रहा है किसी को लाने में, तो आप ये मांग सकते हैं उस ओपनर से भी। ये अगर फ़खर जमान खेल सकता है 5 पे, एज एन ओपनर खेलता है। हाँ, मुझे अगर उसकी एबिलिटी का पता है, हाँ। क्या वो नीचे जाके एडजस्ट कर लेगा कि नहीं कर, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्किल्स एक अलग चीज़ है, अडेप्टिंग, एडजस्टिंग, आई टोटली अंडरस्टैंड। आप ये बात बाबर से नहीं कहेंगे किसके साथ, हाँ किसके साथ क्या है उसको मैं देखते हुए कहूँगा यार तुम ऊपर नीचे आ जाओ। कई ऐसे होते हैं उनको ऊपर नीचे करो, उनका दिमाग ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ता है। उमर ब्रेक लेंगे, मैं आपके पास आऊंगा तो फिर बॉलिंग पे बहुत सारे सवाल हैं दोनों तरफ से। एक ने 196 करवाए, चेस कर लिए, गुड, और दूसरा आज वेस्ट इंडीज कैसा रहा अपनी बॉलिंग में। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है। डिस्कशन यहाँ पे चल रही है इंडिया की जीत की ओवर वेस्ट इंडीज। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज देखने को मिली संजू सैमसन की, और संजू सैमसन की सक्सेस स्टोरी यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि कैसे वो आए सिस्टम में और किस तरह से उन्होंने रन स्कोर किए। उमर, इसमें एक तो ही इज़ गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस इन द IPL एज वेल। एक वो चीज़ भी हम देखते हैं कि इनकी, ठीक है, इनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इनकी रणजी ट्रॉफी है, इनकी सारे वो इन प्लेस हैं, एक सिस्टम में पूरा प्रोसेस है थ्रू विच यू कम, बट ऑल्सो हिज एक्सपीरियंस इन द IPL, आई मीन उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है टूवर्ड्स हिज सक्सेस स्टोरी? देखिए, ऑब्वियसली आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको मिलता है जब आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, और मेरे ख्याल से PSL को भी 10 साल हो गए, हमारे प्लेयर्स भी इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं खेल रहे? जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पे PSL में आपकी जो लोकल टैलेंट है वो तो अच्छा है, लेकिन जो टॉप टियर के जो प्लेयर्स है, जो फॉरेनर प्लेयर्स है, वो जाते हैं IPL में। वो एक चीज़, एक डिफरेंस है मेरे ख्याल से। वो उनको जो एक्सपोजर और वो डिफरेंट प्लेयर के अगेंस्ट जब आप खेलते हो तो आपका गेम ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते हो।
प्लस ये कि आपकी अपनी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कितना बिलीव है। आप आज आपने उसको संजू सैमसन को अगर देखा हो, बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 200 चेज़ कर रहा है, उसको अपने ऊपर बिलीव था, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा था, जहाँ पे लूज़ बॉल उसको मिल रहा था वो उसको सही तरीके से पनिश कर रहा था। और सबसे जो अच्छी बात है कि वो वन डायमेंशन नहीं लग रहा था कि वो उसने बस एक साइड पे मार, नहीं, वो दोनों साइड पे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा था, गैप ढूंढ रहा था। तो उसने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया था कि मैंने कौन से प्लेयर को कहाँ पे हिट करना है। एक तो सेल्फ बिलीव और उसके जो अपने स्किल्स भी, ये नहीं कि सिर्फ बिलीव है, स्किल्स भी उतनी है। जिस तरह हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि मैंने विराट कोहली को देखा है, तो ऑब्वियसली जब आप बाहर देखते हो ना तो आपका अपना इंटरेस्ट कितना है। कुछ प्लेयर होते हैं कि जो बाहर बैठते हैं तो वो अपनी जो ना वो उनमें गुमसुम हो जाते हैं कि मैं क्यों बाहर बैठा हूँ, वो दूसरों के गेम के देखते नहीं है। समटाइम आप जो दूसरों को देखते हो, इवन अपने प्लेयर्स को देखते हो, उनके साथ अब यहाँ पे हम बैठे हुए हम डिस्कशन करते जब हम ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन समटाइम जब आपके अपोनेंट खेलते हैं, जब आप उसको देखते हो, उसको प्रॉपर फोकस करते हो, तो आप उनसे सीखते हो। आई थिंक ये उसकी एक क्वालिटी है कि दूसरे प्लेयर से वो सीखता है, उसके अपने इंटरेस्ट। और सबसे अच्छी बात है कि आप कितने क्विक लर्नर हो, ये भी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि आप कितनी जल्दी लर्न करते हो। तो मेरे ख्याल से IPL का ऑब्वियसली उनको कॉन्फिडेंस है। और आज हमने बात की थी कि दोनों टीमों के जो डिफरेंस है उनमें पावर हिटिंग दोनों में है, बैटिंग उनकी डेप्थ है। जिस तरह उन्होंने आज पहले वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह फिनिश किया, उनके लोअर ऑर्डर के जो ऑलराउंडर आ गए, या पावल ने जिस तरह फिनिश किया है। पहले हमने बात की कि डिफरेंस आएगी बॉलिंग की, दोनों टीम की बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी, सिर्फ एक डिफरेंस था जो बुमराह था, उसकी गेम अवेयरनेस, उनके अपने रोल का उसको पता था कि मेरा रोल क्या है, किस टाइम पे क्या है मेरा रोल। मेरे ख्याल से ये जो वेस्ट इंडीज़ जिस तरह खेल रहा था, लग रहा था एक टाइम पे कि 200 प्लस हो जाएगा, और जो कि वही 15-20 रन के डिफरेंस वो पड़ गया, क्योंकि वो जो बुमराह ने एक ओवर किया जहाँ पे उसने 2 विकेट लिए, वहाँ पे उसको पता था कि मेरा अब रोल क्या है, मैं अगर आउट करने नहीं जाऊँगा तो हम इसको वापस नहीं लेके आ सकते, ये 200 ही करेंगे। वहाँ पे अगर दूसरा बॉलर था मे बी कि वो डिफेंसिव बॉल करता, वो रन्स रिस्ट्रिक्ट करता, लेकिन एंड पे वही 200 होना था। आई थिंक रोल का डिफाइन होना, आप खुद भी एज प्लेयर भी और जो टीम का ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने रोल को किस तरह समझते हो। आपने रोल का जिक्र किया, आई थिंक उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ इस मैच में उतरे थे। 5 बॉलर यूज़ किए, 5 4 20। उन्होंने दुबे को तो बिल्कुल ही बॉल दिया ही नहीं। पिच को देखते हुए, वेस्ट इंडीज़ की फायर पावर को देखते हुए, दुबे की पेस को देखते हुए, आई थिंक दैट वर्कड फॉर देम। तो वापस आना चाहेंगे इनकी बैटिंग की तरफ। संजू सैमसन जब बैटिंग कर रहे थे, जो बीच में आता है वाटर ब्रेक आता है, उस पर कमेंटेटर ने एक चीज़ का बोला कि संजू सैमसन अपना गार्ड चेंज कर रहा है। इसका मतलब इसको मैसेज मिल गया है कि अब आपने पावर प्ले के बाद दूसरे गियर में बैटिंग करनी है, यानी अब आपने बड़े शॉट्स नहीं जाना, आपने आखिर तक ले जाना है। क्लैरिटी एंड 2 phases of his innings. It's amazing how you pace yourself and you have that knowledge कि मैं ये कर लूँगा without hitting big sixes. देखिए बहुत सी फ़ायदे इंडिया को ज़रूर हैं, बिकॉज दे आर प्लेइंग इन होम कंडीशंस। एक ड्यू का फैक्टर उसको आप नहीं निकाल सकते। अब से जो मैचेस होंगे, टॉस प्लेड ह्यूज फैक्टर, तो उनको ये अंदाज़ा था कि अगर हम 20 ओवर तक जाएंगे, हमारे पास आउटफील्ड भी तेज़ हो जाएगा, बॉल में जो भी थोड़ा बहुत भी हो सकता है स्पिनर्स का, वो फैक्टर भी आपको न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर एक बैटर सेट हो गया, वो जितना डीप लेके जाए उतना इंडिया को, और इतनी उनकी एक्सपीरियंस है चेजेस का, जैसे हम बात करें, उन्होंने इतने ज़बरदस्त चेजेस किए हैं कि उनको अंदाज़ा है। और यही एक प्लेयर की जो थिंक टैंक है और प्लेयर की कम्युनिकेशन की भी बात है कि अगर वो आप जैसे वाटर ब्रेक की बात करें, वहाँ से बाहर से मैसेज आया या ख़ुद इन्होंने अपने ऊपर ये रोल लिया, इसमें एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग की भी बात है। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि फिर आपके ना सिर्फ आप गेम अवेयरनेस आपके पास हो, बट उसको बैक करने के लिए स्किल सेट भी आपके पास हो और वो माइंड सेट भी आपके पास हो। ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए। आपको गेम अवेयरनेस है पर आपके पास स्किल सेट नहीं है, आपको पता है इस वक्त यॉर्कर कराना है और मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आप यॉर्कर नेल नहीं कर सकते, उसका फायदा नहीं, एग्जीक्यूशन। तो ये तीनों चीज़ें आपके साथ इकट्ठी होने की बात है। और वेस्ट इंडीज़ को दूसरी तरफ देखें तो बात माइंडसेट की आई कि वहाँ पर प्रेशर हैंडलिंग, बहुत ईजी कैचेस 1-2 उन्होंने ड्रॉप किए, ऐसे कैचेस जहाँ पर वो थोड़ा सा मैच बन सकता था। और इंडिया को उसके बरक्स देखें तो उनकी फील्डिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो माइंडसेट की भी बात है और ओवरऑल स्किल लेवल की बात है कि आप प्रेशर हैंडल भी कैसे करते हैं। अच्छा हफीज़, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पे अगर थोड़ा सा आ जाते हैं, बिकॉज दैट वाज वेयर दे सॉर्ट ऑफ लॉस्ट द मैच एंड थ्रू आउट दिस शो हम ये बात करते रहे हैं कि अगर उनकी एक कोई वीकर डिपार्टमेंट है तो उनकी बॉलिंग है। फास्ट बॉलर्स को तो पड़ी, मतलब डेफिनेटली दे वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, दे वर रियली एक्सपेंसिव,
बट द वे इंडिया वाज एबल टू नेगेट दिस स्पिनर्स, अकील हुसैन को आप देख लें और गुदकेश मोती को देख लें, बिकॉज हम कहते हैं कि भाई अब इस फॉर्मेट में स्पिनर्स का वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बीच में विकेट्स लेना, थोड़ी सी एक वो आपको मिल जाता है, ब्रेक मिल जाती है बीच में, अगर मोमेंटम जा रहा हो एक आध विकेट गिर जाए, वो नज़र नहीं आया आज। इनकी बॉलिंग को कैसे समाप्त करेंगे? देखें, इनकी लिमिटेशंस थी, इनके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं था, कोई रिस्ट स्पिनर नहीं था, इनके पास फिंगर स्पिनर था, और आज की पिच के ऊपर फिंगर स्पिन के लिए कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्पिनर्स वर नॉट गेटिंग एनी स्क्वेयर टर्न, कहीं पे भी लेटरल मूवमेंट नज़र नहीं आई स्पिनर की तरफ से। बॉल स्किड किया, लेंथ के ऊपर बीट करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि फिंगर स्पिन और लेग स्पिन का जो आपकी रिस्ट स्पिन है, अगर वो आपके पास हो तो वो ऐसे पिच पे भी परचेज कर जाती है 1 या 2 विकेट। लेकिन हुआ ये कि वो शायद इनके पास ऑप्शंस नहीं है, इनके पास वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो मुझे लगता है कि जो आज की उनकी बैटिंग स्किल्स थे इंडिया की, उन्होंने इनकी बॉलिंग को एक्सपोज किया। नंबर 1, नंबर 2 इनकी ओवरऑल अगर फील्डिंग देखें, उसने ज़रा भी बैक नहीं किया। 3 से 4 ऐसे सिंगलें थी जो चौके करवाए गए, टांगों के नीचे से बॉल निकल गए। 2 से 3, 2 या 3 आई थिंक कैचेज जो हैं ड्रॉप किए। तो आप वो जो स्मॉल मार्जिन है वो आप जब दूसरी टीम के हवाले कर देंगे तो इतने बड़े मैच में जो छोटी मिस्टेक है वो बड़ी मिस्टेक बन जाती है। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ ने इस पूरे मैच के अंदर अगर मैं जाऊँ तो उनकी कमी थी उनकी बॉलिंग की, रिस्ट स्पिनर का ना होना, कोई भी नहीं था, और दूसरा उनकी फील्डिंग। वो हमेशा से जब अपनी फील्डिंग जाते हैं, गो के कुछ अच्छे कैचेस हेटमायर ने किए, लेकिन ओवरऑल एज ए टीम फील्डिंग आई थिंक दे वर लैकिंग इन दैट डिपार्टमेंट। आई थिंक यहाँ पे एक ट्रिक मिस किया वेस्ट इंडीज़ ने, जो कि उनके आज के बॉलिंग में उनको थोड़ा से प्रॉब्लम हो गई थी। तो इन्होंने, अब अगर आप देखें ना थ्रू आउट इस इवेंट में अभी तक जितनी भी मैचेस हुए, इन्होंने सिर्फ 12 प्लेयर्स को ट्राई आउट किए, ज़्यादा इन्होंने बेंच के वो स्ट्रेंथ को चेक नहीं किया। सम टाइम मेरे ख्याल से अगर आप जीते भी हो ना, सम टाइम आप मौका देते हो, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, आपकी फिटनेस के इशू आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से जो जैडेन सील को इनके पास एक मौका था लास्ट राउंड में कि उसको खिला देते, और आज के मैच में वो नया बॉल ऑपरेटर है, नया बॉल अच्छा करता है, और वेस्ट इंडीज़ को मसला ये हुआ कि नया बॉल से उनको विकेटें नहीं मिली। तो मेरे ख्याल से वो एक ट्रिक मिस किया। और सेकेंडली इनका अगर आप देखें ना रोमारियो शेफर्ड, ऑल्दो वो सारे मैचेस खेले, मेरे ख्याल से एक 2 मैचेस में नहीं खेला, लेकिन उसने पूरे ओवर नहीं किए, क्योंकि उसको लग रहा जो लास्ट मैच में मैंने उसको देखा थोड़ा सा लिम कर रहा था, उसको फिटनेस प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सिर्फ खिला रहे थे कि आप एज ऑलराउंडर उसको खिलाते। एक आध मैच में उसने 47 किए, लेकिन सम टाइम जब आपके क्रूशल मैच आ जाते हैं नॉकआउट राउंड में, तो वहाँ पे आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हो। तो आई थिंक एक ट्रिक ये वेस्ट इंडीज़ ने मिस किया है। सकलन इंडिया की बॉलिंग पे आते हैं। अगेन वही मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि उन्होंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं देखे, उन्होंने 5 बॉलर रखे, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, इन्हीं को ये जॉब दी कि ये काम करें। हालांकि आप देखें अगर 199 196 का स्कोर पड़े, सबको ही 10 की इकोनॉमी पड़ी है, लेकिन क्लैरिटी थी यहाँ पे। अभी भी कुलदीप यादव उनके किसी उसमें नहीं आ रहे हैं, बट अक्सर और वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह बॉलिंग की, आई थिंक जो एक्सपेक्टेड था शायद इंडिया को कि 190 बनेंगे ही, दे डिड रीजनेबली वेल। चक्रवर्ती 1 विकेट 40 और बगैर किसी विकेट के अक्षर पटेल 35 रन। जो पिक ऑफ द बॉलर उनके बुमराह ही रहे, ऑफ कोर्स जिनको पता है कि वो जी एक बैटर होगा उसके अराउंड खेलेंगे, एक बॉलर होगा उसके अराउंड करेंगे। देखिए इनको होम कंडीशन का बहुत पता है, और इनको पता है, जो अच्छी बात है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आपके पास 5 पक्के बॉलर हो और आप सिर्फ एक छठा साथ में लगा सकते हो सकता है किसी एक का दिन निगल इंजरी हो जाए तो आप छठा एक साथ में लगा। जब 7 और 8 पे चले जाएं, इसका मतलब ये है कि अब आपका प्लान जो है ना तितर बितर हो चुका। तो इन्होंने भी वैसे ही किया, इन्होंने अपने वही रखे, क्योंकि इनको पता है होम कंडीशन का कि ये 200 के करीब करीब जो है। हालांकि दुबे था, लेकिन उन्होंने रखा हुआ था कि नहीं देना है। तो उन्होंने जो यूटिलाइजेशन की कंडीशन के एतबार से की 1। नंबर 2, यहाँ भी अगर देखें अकील हुसैन, मोती और ऑस्टन चेज, ये 2-2 ओवर की। हालांकि मोती और वो जो है वो 4-4 ओवर करते हैं, मगर इन्होंने इनको कॉपी किया है कि यार इनके जो बॉलर हैं वो भी 40-40 रन दे रहे हैं, तो इसका मतलब स्पिन में इसमें कुछ है नहीं है, विकेट थोड़ा फ्लैट है। ये जब जहन में आती है चीज़ें, तो आप फिर अपने जो मेन बॉलर होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट आना शुरू हो जाता है, फिर आप दूसरे बॉलर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो आपका एक्चुअल प्लान था, वेस्ट इंडीज़ अपने एक्चुअल प्लान से हट गया। मैं ये समझता हूँ मोती ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी, थोड़ा सा रिलाई कर लेते उसके ऊपर, उसके 4 ओवर करवाते। अकील हुसैन के 4, इन्होंने 4-4 करवाए हैं,
तो ये क्यों नहीं करवाए? 2 में 18 फिर दिए। आपने 7 ओवर कर, एक्सपेंसिव हो गए ना, रन्स पड़ गए, उनको भी पड़ गए, उनको भी पड़ गए, 2 ओवरों में 22 और उनको पड़े 2 ओवरों में 18। अकील का 1 ओवर अच्छा था जिसमें उसने विकेट ली, बाकी उसने रिंग के अंदर ओवर किए, तो रिंग में आपको 10 पड़ जाते हैं, 10 की एवरेज आ जाती है। जो क्वालिटी बॉलर होता है उसके ऊपर अगर आप बिलीफ रखेंगे तो वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर देता है। चलें ठीक है, मेरा ख्याल से इस नोट पे एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा इस पे भी और बात कर लेंगे, मजीद जो बातें रह गई। एंड ऑफ कोर्स लेट्स नॉट फॉरगेट साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैंपेन अच्छी गई है, ऑल्दो दे हैवंट प्रोग्रेस्ड टू द नेक्स्ट स्टेज, बट यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू देम जिस तरह से उन्होंने खेला है। एंड आई एम श्योर सिकंदर वुड बी माइटी हैप्पी एज वेल विद द वे दे प्ले इन दिस टूर्नामेंट। ब्रेक लेते हैं, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और गेम ऑन है, चल रहा है यहाँ पे, और हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की। इंडिया की बॉलिंग की तो बात डेफिनेटली की कि किस तरह से उन्होंने अपने 5 बॉलर्स को बहुत अच्छा आज इस्तेमाल किया। दे डिडंट इवन नीड एन एक्स्ट्रा बॉलर सो टू स्पीक। बट वही बात आ जाती है सना, जब आपके पास बॉलिंग में एक मैच विनर हो जो आपको कंसिस्टेंटली ब्रेक थ्रूज दे सकता है। मैं बुमराह की बात कर रही हूँ। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वीव सीन हिम विद दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। जो फाइनल था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका यूएसए में, जब एक टाइम पे साउथ अफ्रीका लग रहा था कि मैच लेके जा रहा है, तो तब उनको लाया गया और उन्होंने तब भी विकेट ली। वो एक ऐसे बॉलर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर आपको याद होगा न्यूयॉर्क में जो उन्होंने आके विकेट ली थी, रिजवान की विकेट ली थी। तो ये तो 2 एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह के 20 एग्जाम्पल्स हैं कि जब मैच लग रहा होता है कि जी जा रहा है, उनको लाया जाता है। बट सवाल ये है कि स्किल होना, आपकी वही वाली बात जो आपने कही थी, स्किल तो है, बट हाउ इज ही एबल टू एग्जीक्यूट अंडर प्रेशर एवरी सिंगल टाइम? देखिए ये तो जो मैं तो मेल प्लेयर से मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बट इनके फीमेल प्लेयर्स की खाली मैं आपको बात बताऊं कि वहाँ पर भी इतनी अवेयरनेस है कि हर जो टॉप प्लेयर इनकी होती थी उन्होंने अपना पर्सनल साइकोलॉजिस्ट हायर किया होता था। बोर्ड अच्छा इनको पे भी करता है, ना सिर्फ आपके फिज़िकल जो ट्रेनर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ये अच्छा पे करते हैं। और फिर प्लेयर्स को ये अवेयरनेस भी है कि वो पैसा मैंने लगाना किधर है। वो पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर देनी आगे फ्यूचर के लिए, वो भी ज़रूरी है, बट ड्यूरिंग क्रिकेटिंग करियर आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप किस तरह अपने आप को एम्पावर करेंगे, उसी जो इन्वेस्टमेंट आपके साथ की जा रही है। तो हो सकता है कि इन्होंने वो चीज़ें भी इनके साथ जुड़ी हों। फिटनेस इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत पिक एंड चूज़ करके अब ये खेलना शुरू हो गए हैं। हर सीरीज़ में आपको नहीं नज़र आते बुमराह, वर्ल्ड कप्स पे डेफिनेटली वहाँ पर होते हैं। और स्किल सेट जो है वो, जो हफीज़ भाई अक्सर बात करते हैं कि प्लेयर सीखना कितना चाहता है, आप ये देखें कि इनके पास स्किल सेट कितना डिफरेंट है। इनका यॉर्कर नए बॉल पे किस तरह का है, पुराने बॉल पे किस तरह का है, स्लो बाउंसर्स इनके पास कैसे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बैटर को रीड बहुत ज़बरदस्त करते हैं। ये विकेट अक्सर सेटअप करते हैं मिडिल ओवर्स में। जब ये वापस आते हैं इनको एक्चुअल अंदाज़ा होता है कि इस प्लेयर की रिलीज शॉट कहाँ पर होगी, सो उस हिसाब से वो लेंथ और लाइन चूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें, आपका स्किल सेट भी हो, गेम अवेयरनेस भी हो, आप बैटर को भी रीड कर सकते हो, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो। और मेंटली स्ट्रॉन्ग आप ऐसे होते हैं कि आप मुश्किल सिचुएशंस में बार बार आएँ और वहाँ से टीम को निकालें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मुश्किल सिचुएशन में बॉल हाथ में रखेंगे, आपको पता होगा मेरे पास इतनी सक्सेस पीछे है। सो आई थिंक वो उनके पास इतनी सक्सेस है और बार बार उन्होंने डिलीवर किया कि अब वो ऐसी सिचुएशन उनके लिए नॉर्मल हो गई है। आपने क्रिकेट इंटेलेक्ट की बात की, इसकी भी बड़े डिफरेंट लेयर्स हैं। आई मीन एक ऑन फील्ड है, एक ऑफ द फील्ड है। मैं अभी ऐसे ही देख रहा था इनका इंडिया का बैटिंग कार्ड, और हफीज़ से बात करें कि 97 सैमसन ने बनाया। उसके अलावा अगर आप देखें तो 10, 10, 18, 27, 17, 8 ये बाकी प्लेयर्स के स्कोर्स हैं। मैं पाकिस्तान का जिक्र करूँगा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हम बैठे, कुछ चीज़ें नोटिस की थी। जैसे एक बार साहिबजादा फरहान खेल रहा था, दूसरी तरफ नए बैटर आ रहे थे और बहुत टाइम ऐसा हो रहा था कि वो नॉन स्ट्राइकर पर टाइम गुजार रहा था। इस तरह एक बार शादाब के साथ हुआ कि वो 4 ओवर तक नॉन स्ट्राइकर पर रहा, हालांकि ऑन क्रीज वो सीनियर बैट्समैन था। यहाँ पे नजर आ रहा है कि नोबडी इज ट्राइंग टू आउटशाइन संजू सैमसन। वो अपना रोल समझ रहे हैं। यहाँ क्रिकेट इंटेलेक्ट आता है कि जी मुझे ज़्यादा बॉलें कंज्यूम नहीं करनी, उसको स्ट्राइक देनी है ताकि उस पर लोड नहीं आए, अपना रोल करेंगे। और किसी ने भी ये जो 10, 10, 18, 7 बनाए और रन भी राना बॉल ही है। देखें कहीं पे भी तो ये इस जो चीज़ आज में का हाँ वही बात करते हैं इंटेलेक्ट की कि एक तो रोल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि कितनी अवेयरनेस है कि मुझसे अभी टीम की रिक्वायरमेंट है कि आई एम नॉट टेकिंग इट एनीथिंग अवे फ्रॉम द प्लेयर जो आके मारने की कोशिश करे, वो भी जिताना चाह रहा है, लेकिन उससे अभी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको चांस दो जो इस वक्त। देखिए टीमों की ग्रोथ अगर आप पूरी दुनिया में चेक करेंगे तो जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट टीम्स या प्लेयर्स हैं उन्हीं की टीमें ग्रो कर रही हैं।
अगर आप इस तरफ चले जाएं, आज के मैच को अगर मैं बात करूं तो कॉज ऑफ द टीम क्या था? टू विन द मैच। उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वॉज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आए कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं, वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए। तो अगर आप आज की मैच की अगर आप ओवरऑल एक, पहले वो अग्रेसर था, फिर उसने अपने आप को, जो आपने बात की कि उनको शायद पैगाम आया, उन्होंने एंकर करने के लिए या पूरे मैच को ले जाने के लिए अपना गार्ड बदला और अपनी थोड़ी सी गेम को बदला। जो बाकी तमाम प्लेयर्स थे, किसी ने भी उस अपने कॉज को नहीं बदला अपनी ज़ात के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कोशिश करूं कि मैं किसी तरीके से आउटशाइन कर दूं संजू सैमसन को, बट दे प्लेड फॉर अ कॉज। तो ये एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी होने की भी एक बात इस पे आती है कि एज ए टीम, नॉट एज एन 1, 2, 3 या 5 इंडिविजुअल्स, होल एज ए टीम यू थिंकिंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू विन द गेम फॉर योर कंट्री। चलो ये बताएं सकलैन के गोइंग फॉरवर्ड आगे उनका सेमीफाइनल है, यही टीम आपको लगता है उनको इसी टीम के साथ जाना चाहिए? डू यू थिंक कोई एक आध एरिया उनका है जिसको चेंज करना चाहिए? कुलदीप को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये सारे वो सवाल है। क्या चीज़ है उनकी टीम में दैट दे वुड लाइक टू चेंज और इम्प्रूव ऑन बिफोर दे एक्चुअली एंटर द सेमीफाइनल? आई थिंक कुलदीप यादव अगर मैं हेड कोच होता तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको फिट इन करने की कोशिश करता। बट आई थिंक इफ़ दे आर हैप्पी, दे आर कॉन्फिडेंट, दे हैव बिलीव ऑन ईच अदर, बॉलिंग यूनिट जो है वो लीड कर रहा है बुमराह, और व्हेन दे लुक एट ईच अदर कि भाई यार हाँ ये डिफेंड कर सकते हैं, वी आर हैप्पी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चेंज करना चाहिए। बट मैं अपनी बात करूं तो मैं तो कुलदीप यादव को लेके आऊँगा। किसकी जगह पे अगर फिट इन करूंगा? उसको देखना पड़ेगा, कंडीशन देखनी पड़ेगी, ऑपोजिशन देखनी पड़ेगी, फिर जाके कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, फिर शायद या इवन इंग्लैंड है। बट आई थिंक हाई स्कोरिंग ही होगा, वानखेड़े में मैच है और आपको ज़्यादातर वही आई थिंक जो इन्होंने पूछा वो यही है कि आई डोंट थिंक चेंज करेंगे, लेकिन शायद ये पूछना कि आप कौन से एरियाज हैं जो ये और बेटर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हम स्कोर कार्ड देख रहे हैं, इट्स अ कॉमन सेंस, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। एक बंदा सेट है, लग रही है, थका हुआ नहीं है, शॉट सिलेक्शन अच्छी है, काम कंपोज है, वो शिप को लीड कर रहा है, अगला बैठ के राइड ही करेगा ना। ओके हाँ यार तू चल, तेरा बल्ला घूम रहा है, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मेरे भी थोड़े से 2-4 गेंद बल्ले में आएंगे, जब ज़रूरत आएगी मैं भी शुरू हो जाऊंगा, तू कर रहा तो करता चला जा। वो करता चला गया और वो ले गया। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, छुपने वाली चीज़ें नहीं, ये सब जब आप जाते हैं ग्राउंड के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि जनाब कोई साइंटिफिकली कोई थ्योरी है जिसकी वजह से आपको करना पड़ेगा। इट्स अ सिंपल गेम, गो एंड प्ले। एक लेके जा रहा है, लीड कर रहा है, बस उसको उसके साथ चलते चले जाओ। मेरा ख्याल है कि जो कुलदीप की आपने बात की, मैं उससे सिर्फ ऐड करता हूँ, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद उनकी टीम, उनकी ओवरऑल फील्डिंग कैपेसिटी जो है कि वो एज ए फील्डर अच्छे नहीं है, शायद इसलिए भी वो सोच रहे हैं कि यस ही इज़ अ विकेट टेकर एज ए बॉलर, लेकिन वो जो फील्डिंग के अंदर वो नहीं दे पाते। जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के भी कि जिनकी सिलेक्शन की एक बहुत बड़ी वजह उनकी फील्डिंग है, कि जब वो इकट्ठे एक टीम में आते हैं तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक पर्सनल ग्रोथ की भी बात है जो मुझे लगता है कुलदीप का एरिया टू हिट है। यस ही वाज स्ट्रगलिंग एट सर्टेन स्टेज विद हिज बॉलिंग एक्शन, ही वाज नॉट हिटिंग द एरिया कंसिस्टेंटली, ही वेंट बैक टू द एनसी high performance center, he worked on his action, he worked on his tactics and technique, absolutely fine। लेकिन उनकी फिटनेस और उनकी जो ओवरऑल गेम की जो फील्डिंग एक जो चीज़ है वहाँ पे वो अभी भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया। 2-3 बड़े गंदे कैच छोड़े उसने मेरा। तो मुझे लगता है अक्षर को खिलाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि ही इज अ वंडरफुल फील्डर एंड ही कैन ऐड वैल्यू एज ए बैट्समैन आल्सो। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ संजू सैमसन के बारे में कि वो उसका जो रोल है, किस तरह वो रन्स कर रहा है। आज 90 उसने किया, वो अपनी 100 की तरफ नहीं गया। समटाइम ये क्रिकेट जो है ना, ये टीम गेम है, ये इंडिविजुअल नहीं है। समटाइम एक प्लेयर पे एक एक्स्ट्रा बर्डन भी आ जाता है। अब मे बी इसको जो रोल दिया है, आप समटाइम अपने कोलीग्स का हेल्प करते हो, अपने पार्टनर का हेल्प करते हो। अभिषेक शर्मा के जो रोल है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल वो हिट करता है। उसका जो स्ट्राइक रेट है उसकी कैरियर का 190 प्लस है। तो वो पिछले 4-5 मैचों से वो स्ट्रगल कर रहा था। मे बी इसको जो संजू सैमसन को लेके आया और जो रोल दिया है कि आप जाके आप हम ऐसा स्टार्ट दे कि एक तो लोड है जो अभिषेक शर्मा पे वो कम हो जाए
और आप हमें जो डिमांड कर रहे हैं हम आपसे या अभिषेक शर्मा से कर रहे थे वो चीज़ हमें मिल जाए। तो लास्ट मैच में भी उसने 30 ऑड किया, 20 ऑड, लेकिन उसने वो कम बॉलों में किए। अभिषेक शर्मा से वो जो प्रेशर था इनिशियली उसने टाइम लिया, बाद में जाके उसने 50 किया। आज भी अभिषेक शर्मा जो उसका जो नेचर है वो 90 का स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन उसका जो लोड है वो संजू सैमसन उठा रहे। सम टाइम आपने अपने कोलीग्स की भी हेल्प आउट करना है और उनका लोड भी उठाना है। सेम गोज विद द बॉलर्स। अगर आपके इनिंग से सम टाइम आपका बॉलर अच्छा नहीं कर रहा तो एज बॉलर मैं कोशिश करूंगा कि अपना भी अच्छा ओवर करूं और उसका भी लोड उठाऊं। अनलोडिंग ये पाकिस्तान टीम करती है जब आपस में, क्योंकि देखे ना सीखना पड़ता है ना आपको। तो मैं बता सकता अगर मैं उनके साथ होता, मैं तो उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बातें सुनता हूँ ना आप चारों की, मैंने कल भी ये बात की थी कि एक तो मैंने कल सवाल पूछा था कि अगर आप में से किसी को बुलाया जाए तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि मेरे लिए जितनी मेरी छोटी मोटी अकल है, मैं कहता हूँ कि जब इतना कुछ किसी को पता है तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता। ये तो एक अजीब ही फॉर्मूला है, क्योंकि हम सिस्टम पे नहीं जाएंगे, हम सिंपल क्यों नहीं रखते, कॉपी पेस्ट। देखिए आप कल भी यही बात आपने की और मैंने कल भी बात की थी कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना वो अपने कैरियर से बहुत सेटिस्फाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सर्विसेज देना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते। मैं तो कम से कम नहीं करना चाहता वो वाली नौकरी, या मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए जिससे मुझे सिर्फ पैसे मिले लेकिन मुझसे काम ना लिया जाए। मैं यही चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, ये चारों के चारों लोग, आप सना से मैंने एक मरतबा मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बिकेम ए डायरेक्टर, मैंने सोचा कि यार मैं इनको लेके आऊँ। ही रिफ्यूज बिकॉज ही वांटेड टू हैव अथॉरिटी, और वो मैं इनको देना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये समझते हैं कि इनको काम करने के लिए रोल तो दिया जा रहा है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी जाती टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स। तो आप जैसा आदमी इनको ऑफर कर रहा है तो ये आइस ब्रेकिंग कैसे होगी? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में बहुत से कामयाब और बहुत से बेहतरीन लोग माइंडसेट पड़े हुए हैं। आप उनको अथॉरिटेटिव वे में लेके आएंगे तो लोग आपके साथ मुंसलिक होंगे, नहीं तो जॉब सीकर आपके साथ बड़े मुंसलिक होंगे। तो मेरा फिर एक बड़ा सिंपल सवाल होगा हफीज के, अगर आप चारों लोग रह चुके हैं, अथॉरिटी ये है कि आप जिस रोल के लिए आए हैं, आप जिस रोल के लिए आए हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के तमाम अथॉरिटीज और फैसिलिटेशंस आपको प्रोवाइड की जाए। तो आपके पास एज डायरेक्टर और आपके पास एज हेड कोच अथॉरिटी नहीं थी? नहीं, मेरे पास थी लेकिन 2 वीक्स के बाद खत्म हो गई। चलो 2 हफ्ते के लिए थी। 2 हफ्ते के लिए मुझे बहुत सी चीजें मिली। मैंने जो फैसले लिए आपके पास इसको पूरा कर लेने दे, मुझे एक मिनट पूरा कर लेने दे। मुझे जो 2 वीक में अथॉरिटी मिली, इट्स नॉट अ टॉक टू लॉ, इट्स जस्ट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट कि 2 वीक में मैंने जो भी फैसले लिए आई एम फुली अकाउंटेबल। मुझसे पूछा जाए कि जी आपने 2 वीक में ये 5 चीजें चेंज की थी, क्यों की थी, आई एम देयर टू आंसर एनीथिंग। लेकिन अगर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मौका ही ना मिले और उसके रिजल्ट्स आने का इंतजार ना किया जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। और 2 वीक में तो आपके 2 दिन तो न्यूजीलैंड सफर में निकल गए। मैं वही कह रहा हूं कि उस 2 वीक में मैंने जो भी किया मैं उसका जिम्मेदार हूँ। उसके बाद मैंने एक ऑपरेशन हल किया कि मुझे जो रोल दिया गया था वहां पे जाके मैंने सिर्फ उसकी प्रोसीडिंग करनी थी, लेकिन जो फुल अथॉरिटी थी वो 2 वीक के बाद खत्म कर दी। आपकी थी अथॉरिटी, आपकी थी। ये तो 2 हफ्ते चल गया। मैं पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन बना, अनाउंस हुआ, होटल में मुबारक दी, लिफ्ट तो थल्ले आया थे, वाइस कप्तान नहीं लिफ्ट तो थल्ले आया। एक लिफ्ट ऊपर से नीचे कितनी देर लगती है? सीढ़ी से आना चाहिए ना, ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक और मेरा दिल में एक लतीफानी किस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़का सिलेक्ट हो गया, वो बेचारा गांव से लाहौर आया, शहर में क्रिकेट खेली, इंग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया 6 महीने का। तो जब उसका टिकट विकेट उन्होंने भेजी, पूरा गांव इनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया, फूलों के हार, लड़का इंग्लैंड जा रहा है, क्रिकेट खेलेगा जाके। तो वो इंग्लैंड चला गया। 6 महीने क्रिकेट खेलने के बाद उसने फ़ोन किया अपने गांव अपनी अम्मी को। तो साथ वाले घर में फ़ोन लगा हुआ था, वो उधर कहीं जाके फ़ोन उठा तो अपनी अम्मी को कहने गए, अम्मा मैं वापस आ रहे हैं, 6 महीने पूरे हो गए। तो मैं कहा हाँ मेरा पुत्र सदके आजा जल्दी न, क्यों आ रहे हैं? कहते हैं अम्मा मैं संडे ਨੂੰ आ रहे हैं। अम्मा कहती हो हाय तू तो जहाज ते गया सी, संडे ते आ रहे हैं। कहते नहीं मैं जहाज से ही आवांगा, इतवार है संडे। कहती अच्छा चल ठीक है आ जाओ। चले मेरे ख्याल है ब्रेक तो हम जरूर लेंगे, और आज है भी संडे। ब्रेक हम जरूर लेंगे। जवाब आपका नहीं मिला। एज हेड कोच डिड यू हैव अथॉरिटी और नॉट? ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा मैं ये क्लैरिफाई कर लूँ।
आप क्योंकि ये उनसे भी समझ बात लें कर रहे थे नहीं, उस तरह नहीं होती जिस तरह करनी चाहिए, उस तरह ठीक नहीं है। मिलती आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी दाढ़ी भी टोपी है तो मैं गोरा भी नहीं है। आई समझ? ठीक है, टाइम है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और मैच भी आज हुआ दिन के टाइम पे, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरी टीम जो है वो घर जा रही है, अभी तो नहीं जा रही, वहीं थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल जिम्बाब्वे की आउटिंग और फिर ऑफ कोर्स अनबीटन साउथ अफ्रीका। देखते रहिए गेम ऑन।